सोचो अगर एक दिन तुम्हें ये पता चले कि जिस इंसान के कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा था, जो भारत के सबसे घातक मिसाइलों का राज जानता था, वही इंसान एक अनजान चेहरे के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर बैठे, तो सोचिए क्या होगा। ये कहानी है एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस की, जिसने न सिर्फ रक्षा मंत्रालय बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। 3 मई 2023 के दिन ठीक सुबह 7 बजे पुणे के एक रेसिडेंशियल एरिया में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम की रेड पड़ती है। उनका टारगेट कोई गैंगस्टर या छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था, बल्कि 60 साल का वो बुजुर्ग था जिसे पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखता था। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के डायरेक्टर। अग्नि और ब्रह्मोस जैसे भारत के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले मिसाइल्स के सीक्रेट्स इन्हीं के हाथों में थे। जब एटीएस ने इनका फोन चेक किया तो जो मिला वो देखकर उनके भी होश उड़ गए। एक 60 साल के डीआरडीओ के डायरेक्टर और एक डेकोरेटेड साइंटिस्ट जो ऐसी हनी ट्रैप का शिकार हो गए जिनको किसी की उम्मीद तक नहीं थी, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो खुद को तो यूके का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताती थी, लेकिन असल में वो एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे। आइए जानते हैं कि आखिर इस हनी ट्रैप में अपने डायरेक्टर साहब कैसे फंस गए और इन्होंने वो डीआरडीओ के कौन कौन से सीक्रेट्स उसके साथ शेयर की। ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से, जब एक यंग इंजीनियर ने डीआरडीओ ज्वाइन किया था। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर डिग्री दोनों ही डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट की थी। उनका स्पेशलाइजेशन मिसाइल लॉन्चर्स और एडवांस रोबोटिक्स में इतना जबरदस्त था कि अगले 35 सालों में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक सपना होता था। आकाश मिसाइल प्रोग्राम हो या अग्नि, कुरुलकर हर जगह की रोल में ही हुआ करते थे। उन्होंने आकाश लॉन्चर्स डिजाइन की थी जिसे डीआरडीओ को हजारों करोड़ का ऑर्डर मिला था। इन्होंने अग्नि मिसाइल्स के रूट और रियल वर्जन्स बनाए और 2019 के मिशन शक्ति, जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था, उसमें भी वे एक पिलर माने जाते थे। निर्भय, प्रहार और ब्रह्मोस जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स उन्हीं के देखरेख में चल रहे थे। 2022 तक आते आते वो डीआरडीओ के सबसे प्रीमियर लैब R&D के डायरेक्टर बन चुके थे। उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और डीआरडीओ की वेबसाइट पर इनका नाम एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के रूप में दर्ज था। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक ब्रिलियंट करियर और देश की सुरक्षा में दिया गया 35 साल का योगदान। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जून 2022, डायरेक्टर साहब के व्हाट्सएप पर एक अननोन लड़की का व्हाट्सएप मैसेज आता है। नाम था ज़ारा दास गुप्ता। प्रोफाइल पिक में एक अट्रैक्टिव यंग वुमेन की फोटो लगी थी और बायो में लिखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लंदन। शुरुआत में बातचीत सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैटर तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बातों का रंग बदलने लगा। ज़ारा ने अब सीन मैसेजेस, इंटीमेसी वीडियोस और फ्लोटिंग वॉइस नोट्स भेजने शुरू कर दिए। अब सोचिए, 60 साल का एक सीनियर साइंटिस्ट जो हनी ट्रैप की ट्रेनिंग ले चुका था और इन खतरनाक टैक्टिक्स के बारे में काफी कुछ जानता था, और वो इस जाल में बुरी तरह फंस गए थे। डीआरडीओ की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अपनी पर्सनल फोन पर क्लासिफाइड फाइल्स नहीं रख सकता। लेकिन कुरुलकर ने ज़ारा को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने पर्सनल एंड्रॉइड फोन में टॉप सीक्रेट फाइल सेव करनी शुरू कर दी। ज़ारा ने वीडियो कॉल्स के लिए शैडी एप्स जैसे बिंग चैट और क्लाउड चैट इंस्टॉल करने को कहा और वीडियो कॉल पर बातें शुरू हुई। इतना ही नहीं, कुरुलकर ने तो ज़ारा को अपने हैप्पी मॉर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप तक में ऐड कर दिया था। ये एक ऐसा ग्रुप था जहां ब्रह्मोस, अग्नि 6 और रुस्तम ड्रोन जैसे टॉप सीक्रेट्स डिस्कस किए जाते थे। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत के डिफेंस सिस्टम का वो लीक जिसने पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। जून 2022 से दिसंबर 2022 तक ये वो 6 से 7 महीने थे जहां भारत के डिफेंस सिक्योरिटी में बहुत बड़ा छेद हो चुका था। कुरुलकर और ज़ारा के बीच रोज व्हाट्सएप पर बातें हुआ करती थी, और जब महाराष्ट्र एटीएस ने 1837 पेज की चार्जशीट पेश की तो उसमें रिकवर हुई व्हाट्सएप चैट देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, मैं आपको 2 से 3 चैट पढ़कर बताता हूँ जो इन दोनों के बीच हुई थी। पहला चैट, ज़ारा ने सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बड़े प्यार से पूछती है, व्हाट डू यू वर्क ऑन बेब? और कुरुलकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया, यस आई वर्क ऑन सैम 2। यहाँ सैम का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल। अगले ही पल ज़ारा ने टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट प्लान्स के बारे में एक और सवाल डाल दिया कि ये मिसाइल आर्मी को मिलेगी या एयरफोर्स को, और हमारे आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट ने ओपनली कंफर्म किया कि ये दोनों फोर्सेस के लिए है और ट्रायल्स अगले कुछ हफ्तों में खत्म होने वाले हैं। सोचिए, दुश्मन को घर बैठे हमारे टेस्टिंग टाइमलाइंस के बारे में सब कुछ पता चल रहा था। दूसरी चैट थी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। द मोस्ट डेंजरस रिवील अक्टूबर 2022 के आखिरी हफ्तों में ब्रह्मोस पर पहुंच गई। ज़ारा ने मक्खन लगाते हुए पूछा, ब्रह्मोस वाज आल्सो योर इन्वेंशन बेब?
द डेंजरस वन। कुरुलकर ने गर्व से बताया कि उनके पास ब्रह्मोस के हर वर्जन की 186 पेजेस की इनिशियल डिजाइन रिपोर्ट है। जब ज़ारा ने उसे शेयर करने को कहा तो कुरुलकर को यह पता था कि यह हाईली क्लासिफाइड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। उसने लिखा, आई कैन नॉट सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, आई विल ट्रेस एंड कीप इट रेडी व्हेन यू आर हियर, विल ट्राई एंड शो यू हियर। यानी वो उस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए एक पर्सनल मीटिंग तक का प्लान बना रहे थे। तीसरा चैट था अग्नि 6 मिसाइल को लेकर, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और रोड मोबाइल लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल भी कुरुलकर ने शेयर कर दी। ये वो मिसाइल है दोस्तों जो 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और इसका डेटा लीक होना किसी डिजास्टर से कम नहीं था। चौथा चैट था दोस्तों अदर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को लेकर। चार्टशीट में ऐसे कई और सेंसिटिव टॉपिक्स मिली जिन पर इन दोनों के बीच डिस्कस किया गया था, जैसे रुस्तम यूएवी, अस्त्र मिसाइल, आकाश मिसाइल, क्वाड्रोकॉप्टर और ड्रोन प्रोजेक्ट्स, और उसके अलावा राफेल वेपन सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों, ये सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं थी, बल्कि भारत के डिफेंस सिस्टम की बैकबोन को दुश्मन के हाथों में सौंपना था। एक एक करके देश के बड़े बड़े राज सरहद के पार जा रहे थे, और कुरुलकर को ये लग रहा था कि वो एक लंदन के इंजीनियर को इम्प्रेस कर रहा है। दोस्तों, कुरुलकर सिर्फ मीठी मीठी बातें ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक्चुअल फाइल्स और सेंसिटिव डेटा को भी ट्रांसफर कर रहा था। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक उसने वो जानकारी लीक की जो किसी भी दुश्मन देश के लिए किसी सोने के खदान से कम नहीं थी। एक्चुअल डेटा लीक की अगर बात करें तो एक बार कुरुलकर ने ज़ारा को बताया था कि R&DE प्रीमिसेस में एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड घुस गया था, और इसी बहाने उसने वहां के ऑफिशियल ड्यूटी चार्ट भेज दी। इसमें 2 सीनियर साइंटिस्ट्स मिस्टर बंसोदे और मिस्टर गांगुली के नाम और उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक शामिल थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। गुजरात के गांधीनगर में एक डेफ एक्सपो 2022 इवेंट के लिए तैयार की गई प्रेजेंटेशन की कॉपी भी सरहद पार भेज दी गई थी। उसके अलावा एक ऐसी इंडियन प्राइवेट कंपनी के सीईओ के डिटेल्स भी लीक कर दिए गए थे जो इंडियन आर्मी के लिए रोबोटिक्स इक्विपमेंट बनाती थी। एटीएस ने साफ लिखा था कि कुरुलकर जानते थे कि ये इंफॉर्मेशन दुश्मन के लिए कितनी कीमती हो सकती है, फिर भी उन्होंने इसे शेयर किया। दी मालवेयर कनेक्शन। ज़ारा ने कुरुलकर को कन्विंस किया कि वो नॉर्मल व्हाट्सएप के बजाय bingchat.net और cloudchat.net जैसे थर्ड पार्टी एप्स पर चैट करे। डीआरडीओ के फोरेंसिक टीम ने कुरुलकर के फोन को जब चेक किया तो पता चला कि उन ऐप में मालवेयर यानी वायरस इंस्टॉल था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने उसके फोन को पूरा एक्सेस ले रखा था और वो उनकी हर मूव पर नजर रख रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि कुरुलकर ने सिर्फ अपने आप को ही नहीं फंसाया, बल्कि ज़ारा को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया, जिसमें 2 बड़े सीनियर साइंटिस्ट के भी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दिए गए ताकि वो भी उसे अपने झांसे में फंसा सके। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक ऐसा बंदा जो 35 साल देश के टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहा, जिसके पास इंडिया की टॉप सीक्रेट्स थी, वो सब कुछ एक ऐसी लड़की के लिए दाव पर लगा रहा था जिसे इसने कभी देखा तक नहीं था। पर सवाल है कि आखिर क्यों? चार्जशीट के मुताबिक सिर्फ इसलिए ताकि वो उस लड़की के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप कर सके। देश की सुरक्षा को एक फेक ऑनलाइन इश्क की भेंट चढ़ा दिया गया। दोस्तों, चार्जशीट में भी लिटरली यही लिखा है, द अक्यूज्ड शेयर्ड एंड डिस्कस्ड कॉन्फिडेंशियल and top secret information with her in order to develop intimate relation with her। दिसंबर 2022 आते आते डीआरडीओ डिपार्टमेंट के विजिलेंस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम की नजर कुरुलकर पर पड़ चुकी थी। इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम में उनकी एक्टिविटी बहुत ही सस्पिशियस दिखाई दे रही थी। वो ये देख रहे थे कि इतना सीरियस साइंटिस्ट अपने फोन पर इतना समय आखिर क्यों बिता रहा है, इनके पर्सनल फोन पर क्यों अजीब से एप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और अननोन फॉरेन कॉन्टैक्ट से इतनी फ्रीक्वेंट बातें आखिर क्यों की जा रही है। इन्हीं सवालों ने डीआरडीए को एक इंटरनल इंक्वायरी करने पर मजबूर कर दिया। विजिलेंस टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुरुलकर के दोनों मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज कर दी। जब इन डिवाइसेस का फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ और जो सच बाहर निकल कर आया वो इतना चौंका देने वाला था कि सबके होश उड़ गए थे। व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ उस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ भरा पड़ा था। और सबसे बड़ा सबूत था दोस्तों उस फोन में पाया गया मालवेयर, यानी वो वायरस जिससे पाकिस्तानी ऑपरेटिव इनकी सारी हरकतों को देख रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई कैजुअल दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्पियोनेज ऑपरेशन यानी जासूसी का हिस्सा था। फरवरी 2023 में जब कुरुलकर को ये पता चला कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो उन्होंने डर के मारे ज़ारा दासगुप्ता का नंबर ब्लॉक कर दिया, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। डीआरडीओ विजिलेंस ने ये सेंसिटिव केस महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को ट्रांसफर कर दिया। 3 मई 2023 की सुबह एटीएस की टीम पुणे पहुंच जाती है और डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर को
उनके घर से अरेस्ट कर लेती है। उन पर ऑफिशियल अरेस्ट एक्ट 1923 के तहत स्पाइंग और दुश्मन देश से रॉन्गफुल कम्युनिकेशन के गंभीर चार्जेस लगाए गए। कुरुलकर के अरेस्ट होते ही डीआरडीओ ने उनके सर्विस को सस्पेंड कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसे जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। जब आईपी एड्रेस ट्रैक की गई तो पता चला कि ज़ारा दासगुप्ता के सारे अकाउंट्स की आईपी एड्रेस इस्लामाबाद पाकिस्तान से ट्रेस हो रही थी। वही लड़की अलग अलग नाम जैसे ज़ारा दासगुप्ता और जूही अरोरा बनकर लोगों के साथ हनी ट्रैप कर रही थी। जांच में ये भी सामने आया कि इस ऑपरेटिव ने बेंगलोर के एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर निखिल सिंधे को भी टारगेट किया था। जब सिंधे को ज़ारा की आवाज सुनाई गई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया ये वही लड़की है जो उनसे जूही अरोरा बनकर बात करती थी। एटीएस ने इस केस में टोटल 203 विटनेस का स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया। इसमें साइंटिस्ट से लेकर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तक शामिल थे। 30 जून 2023 को महाराष्ट्र की एटीएस ने एक बहुत ही विशाल चार्जशीट फाइल की। ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं था। इसमें 6 वॉल्यूम्स और 1837 पेजेस में कुरुलकर की गद्दारी का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था। इसमें व्हाट्सएप चैट्स की रिकवरी, वॉइस ट्रांसक्रिप्ट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ साथ वो सेंसिटिव डिटेल्स भी थी जिन्हें सील्ड इनवेलप में कोर्ट को सौंपा गया क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ी थी। सीनियर डीआरडी साइंटिस्ट ने साफ तौर पर गवाही दी कि कुरुलकर ने जो डेटा शेयर किया था वो पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं था। कुरुलकर का कहना था कि उन्होंने सिर्फ वही शेयर किया था जो इंटरनेट पर पहले से मौजूद था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उनका ये झूठ पकड़ लिया। टेस्ट परफॉर्मेंस डेटा और मटेरियल स्पेसिफिकेशन जैसे राज इंटरनेट पर नहीं मिलते। एटीएस ने कुरुलकर को पॉलीग्राफ और वॉइस लेयर एनालिसिस टेस्ट करवाने की इजाजत मांगी, लेकिन कुरुलकर ने ह्यूमन राइट वायोलेशन का बहाना बनाकर इसे ऑब्जेक्ट कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और तब से भारत के ये आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट पुणे की येरवड़ा जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद डॉक्टर कुरुलकर के लॉयर एडवोकेट ऋषिकेश गानू ने उनकी बेल एप्लीकेशन लगाई। डिफेंस ने कोर्ट में कोशिश की ये दिखाने की कि अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, कुरुलकर रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके पास अब किसी क्लासिफाइड डेटा का एक्सेस नहीं है। उनका आर्गुमेंट था कि सारा एविडेंस डिजिटल है जिसे वो टैंपर नहीं कर सकते और जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो पहले से ही इंटरनेट पर यानी पब्लिक डोमेन में थी। लेकिन 7 दिसंबर 2023 को पुणे डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विजय फरगाड़े ने इस बेल का सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद सीरियस नेचर का है और कुरुलकर एक सीनियर ऑफिशियल रह चुके हैं, इसलिए वो विटनेस पर प्रेशर डाल सकते हैं। जज ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए कहा कि एक्यूज के खिलाफ प्राइमा फेसिया केस बनता है और उनके मोबाइल से अभी भी कुछ और डेटा रिकवर करना बाकी है। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने कुरुलकर की बेल रिजेक्ट कर दी। निचली कोर्ट से झटका लगने के बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया। अप्रैल 2026 में जस्टिस शिव कुमार दिगे की बेंच के सामने ये सुनवाई हुई। कुरुलकर के नए लॉयर एडवोकेट अशोक मुंदारगी ने फिर वही पुराने आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देशमुख ने काउंटर करते हुए कहा कि इतने सीनियर पोस्ट पर होने के बावजूद कुरुलकर ने 1 साल से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ इंटीमेट और ऑब्सेंस कन्वर्सेशन जारी रखा और देश के वाइटल इंफॉर्मेशन पास ऑन करते गए। हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ बड़ी चीजें ऑब्जर्व की, जैसे फ्लाइट रिस्क। कोर्ट को डर था कि वो एब्सकॉन्ड यानी फरार हो सकते हैं। दूसरा था विटनेस टैंपरिंग। कुरुलकर के कई सबऑर्डिनेट्स अभी भी इस केस के मेन गवाह थे और अपनी पुरानी सीनियर पोजीशन की वजह से वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तीसरा था नेशनल सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। जस्टिस दीगे ने अपने फाइनल ऑर्डर में साफ कर दिया कि इस बेल एप्लीकेशन में कोई भी मेरिट नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी के खतरे को देखते हुए उन्होंने ये दलील खारिज कर दी। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर आज भी कस्टडी में है और उनका ट्रायल अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये कहानी थी प्रदीप कुरुलकर की 35 साल की बेमिसाल सर्विस, अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश और मिशन शक्ति जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, 1250 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर और वो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट का वो सम्मानित खिताब, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सिर्फ एक झूठी ऑनलाइन रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने अपना करियर और देश का भरोसा दोनों बर्बाद कर दिया। ज़ारा दासगुप्ता कौन थी, उसका असली नाम क्या था और वो कहाँ से थी, ये आज भी एक राज बना हुआ है। वो एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थी जिसने हनी ट्रैप का एक जाल बिछाया, अपना काम निकाला और इंटरनेट की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया और भारत के लिए एक गहरा जख्म छोड़ गई। सोचिए दोस्तों, ब्रह्मोस, अग्नि 6 जैसे लॉन्चर्स की बारीकियां, ऑनगोइंग यूएवी प्रोजेक्ट्स और मिसाइल के टेस्ट परफॉर्मिंग डिटेल्स, ये सब कुछ उस दुश्मन के पास है। पर सवाल ये है कि इस गद्दारी से डीआरडीओ और इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इससे कितने प्रोजेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज किए गए और कितनी बार हमें अपने डिजाइन को बदलना पड़ा। इसका अंदाजा सिर्फ डीआरडीओ और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को ही है। फिलहाल पुणे कोर्ट में ये केस ट्रायल पर है और कुरुलकर येरवड़ा जेल में बंद है। दोस्तों 2 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत
उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी और मिसाइल बनाना काफी है, या हमें अपने लोगों की साइकोलॉजी और इमोशनल वीकनेस पर भी ध्यान देना होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरीके के गद्दार को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।